चलिए भाई, क्लास देखिए भाई, आपकी आज लास्ट क्लास है सॉल्यूशन चैप्टर की। जैसा मैंने आपको बताया, चैप्टर सारा कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली है, वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ लिया, उसके न्यूमेरिकल्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं। बस एक टॉपिक बच गया है, वो टॉपिक भी बीच में ही है। आप लोगों ने जिस समय एक टॉपिक करा था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, उसके बाद ही ना आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नेगेटिव डिविजन पॉजिटिव डिविजन करके कुछ स्कूल में आपने पढ़ा होगा। तो वो टॉपिक आज हम पूरा करेंगे। मैंने आपको बोला कि 7:30 तक हमारी क्लास रहेगी आज, वैसे 7:15 तक होती है, लेकिन आज पूरा टाइम लग जाएगा। हमारा टॉपिक थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, सभी बच्चों ने तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पहले से समझा हुआ नहीं होगा, मेजॉरिटी को आता होगा क्योंकि वो टॉपिक ऑलरेडी हमारे क्लास में हो चुका है। बट मैं थोड़ा सा ना उसका वर्बल डिस्कशन कर लेता हूं कि उस टॉपिक में है क्या, ताकि आपको आज की क्लास समझ में आ जाए सब बच्चों को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखना भाई, सॉल्यूशन चैप्टर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीच में, जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, बट उससे रिलेटेड ही कुछ चीजें और थी जो हमने नहीं करी है अभी। सो उसको आज हम करने वाले हैं। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। बच्चों बात नहीं करनी है, ध्यान देना बस। हाँ बोलो, लाइट ऑफ कर दूं? ठीक है बच्चों, कर देंगे भाई। क्लास, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ये टॉपिक क्या बताना चाह रहा है ये समझते हैं भाई। देखिए, मैंने मान लीजिए कि कंटेनर लिया, उस कंटेनर में मैंने दो लिक्विड्स डाले, लिक्विड 1 एंड लिक्विड नंबर 2। बातें नहीं करेंगे, दो लिक्विड्स डाले भाई मैंने, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2, और इस कंटेनर को मैंने ऊपर से क्लोज कर दिया। और यहां ना मैंने एक बैरोमीटर लगा दिया। बैरोमीटर बेसिकली क्या है? बैरोमीटर जिसके नाम समझ में आ रहा है, ये प्रेशर को रीड करेगा। एक प्रेशर का मीटर लगा दिया ऊपर मैंने, जो रीड करेगा कि इन दोनों लिक्विड्स की वजह से जो वेपर्स बनी, वो वेपर्स इस कंटेनर की वॉल पे कितना प्रेशर लगा रहे। जैसे आप पानी गर्म करते हो, उसके ऊपर एक प्लेट रख देते हो, प्लेट ऐसे थोड़ी देर में फड़फड़ाने लग जाती है ना, तो वो किसका प्रेशर होता है? वेपर्स का। तो वो वेपर्स का प्रेशर कितना है, ये बैरोमीटर रीड करने वाला है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये जो दोनों लिक्विड्स हैं, ध्यान रखना, बोथ लिक्विड्स आर वोलेटाइल इन नेचर। मैं लिख देता हूं, बोथ लिक्विड्स आर वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल का मतलब हो गया कि इनकी भैया वेपर्स बन सकती हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हो, जैसे कि आप देखते हैं बोलते हैं थिनर हो गया या बेसिकली पेट्रोल हो गया, अगर इनको खुला छोड़ देते तो ये वैसे ही उड़ जाते हैं, तो वेपर्स बनती है इनकी अपने आप में। क्लोरोफॉर्म हो गया, है ना। इन चीजों को अगर आप खुला छोड़ देंगे, थोड़ी देर बाद पाएंगे गायब हो गए, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वोलेटाइल हो जाते हैं, वेपर फेस में आ जाते हैं। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं कि लिक्विड 1 है, लिक्विड 2 है, और आपने इसको इस कंटेनर में रखा और क्लोज कर दिया। अब क्या हुआ कि लिक्विड 1 की भी वेपर बनी। मेरी बात समझना, ये लिक्विड 1 व्हाइट कलर से दिखा रहा हूं मैं, इसकी भी वेपर बनी, और लिक्विड 2 की भी वेपर बनी। 1 की भी बनी और 2 की भी बनी। समझना भाई ध्यान से। तो जो ऊपर मैं कहूंगा, जो टोटल प्रेशर लगने वाला है इस बैरोमीटर के ऊपर, जो रीडिंग आएगी टोटल प्रेशर की, वो किस किस की पर डिपेंड करेगा? तो हम बोलेंगे इट इज इक्वल टू द प्रेशर अप्लाइड बाय द लिक्विड 1 प्लस में प्रेशर अप्लाइड बाय द लिक्विड 2। If there are 3 liquids, so we can say that P1 plus P2 plus P3। जितने लिक्विड्स होंगे उनकी वेपर्स की वजह से जो प्रेशर बनेगा, उन सबका सम जो होगा वो किसके बराबर होगा? टोटल प्रेशर के। यहां तक तो कुछ समझने वाली बात है ही नहीं कि जो टोटल प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा? जितना प्रेशर लिक्विड 1 के पार्टिकल्स ने लगाया, दैट इज P1, एंड जितना प्रेशर लिक्विड 2 के पार्टिकल्स ने लगाया, दैट इज P2। इन दोनों का ही सम कर देंगे तो बोलो क्या आ जाएगा? टोटल प्रेशर। मैं हल्का सा टॉपिक रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसको रिपीट करे बिना आपको समझ में नहीं आएगा आज का मैटर क्या चलने वाला है। तो थोड़ा सा याद कर लेते टॉपिक को। अभी तक की बातों में कोई दिक्कत तो नहीं है? बाद में लिखना बच्चों, समझो पहले बस इसको। दूसरी चीज क्या कि भैया रोल्स एक बात बोलते हैं कि जो ये P1 और P2 लगेगा, ये कुछ बातों पर निर्भर करेगा। क्या? कि लिक्विड 1 के कितना प्रेशर, लिक्विड 1 के पार्टिकल्स कितना प्रेशर लगाएंगे और लिक्विड 2 के पार्टिकल्स कितना प्रेशर लगाएंगे, ये कुछ बातों पर निर्भर करेगा। और वो बात क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये कंटेनर है, ध्यान देना भाई सब बच्चे, और इस कंटेनर में दोनों लिक्विड्स डाले गए हैं, लिक्विड 1 भी और लिक्विड 2 भी। सपोज करते हैं कि लिक्विड 1 के पार्टिकल्स जो है ना बच्चों, वो 3 मोल हैं, और लिक्विड 2 के जो पार्टिकल है वो कितने मोल है? बोलो 7 मोल है। मोल भैया ऐसी चीज है जो 11th क्लास में पढ़ी थी, नहीं याद है? हल्का से याद कर लीजिए। एक मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10 की पावर क्या? 23 पार्टिकल्स। इतने सारे पार्टिकल्स को बोलो आप लोग क्या बुलाते हो? एक मोल।
अरे कुछ नहीं है, जैसे एक दर्जन का मतलब 12 आइटम होता है, वैसे ही एक मोल का मतलब इतने सारे आइटम होता है। कोई बच्चे कहे डेसिमल में सर, अरे डेसिमल नहीं होता है, पॉइंट हटेगा, नीचे 3 जीरो आएंगी और वो 3 जीरो इससे कटेंगे, बोलो कितना आ जाएगा 6023 इंटू में कितना, इतने सारे आइटम्स को बोलो क्या बोलते हैं, एक मोल। क्या बोलते हैं, एक मोल। 6.023 10 की पावर 23 बस साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, अदरवाइज नंबर ये है। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि अगर कोई आपको कहे कि लिक्विड 1 के मान लेते हैं 3 मोल पार्टिकल है, लिक्विड 1 के कितने नंबर ऑफ मोल से ध्यान देना भाई, 3 मोल, और लिक्विड 2 के बताओ कितने मोल है, 7 मोल। ध्यान सुनना बच्चों, तो अगर मैं इनका मोल फ्रैक्शन आपसे पूछूं, अभी 11th क्लास की चीज चल रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1, लिक्विड 1 का मोल का फ्रैक्शन कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 3/10। अरे मोल फ्रैक्शन कैसे बताते हो, मोल का हिस्सा, कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से लिक्विड 1 के कितने मोल्स है, तो आप बोलोगे टोटल मिला के बोलो कितने हैं, 10 मोल, उसमें से लिक्विड 1 के कितने बोलो, 3 मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 कितना आएगा, 3/10, और लिक्विड 2 का बोलो कितना आएगा। अरे मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं होता, मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय, बोलो क्या, ऐसे तो कर रहे हो। तो आप लोग क्या बोलोगे, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर लिक्विड 1 के इस कंटेनर के अंदर लिक्विड 1 के 3 मोल पार्टिकल है, लिक्विड 2 के कितने मोल पार्टिकल है, 7 मोल, मतलब इसके पार्टिकल थोड़े ज्यादा हैं और इसके पार्टिकल थोड़े कम है, तो लिक्विड 1 का फ्रैक्शन कितना आएगा, 3/10, और लिक्विड 2 का फ्रैक्शन कितना आएगा सब बच्चे, 7/10। या ऐसा भी समझ सकते हो, मान लेते हैं कि लिक्विड 1 3 लीटर डाला और लिक्विड 2 कितने लीटर डाला, बोलो 7 लीटर। तो भैया रोल्स एक बड़ी जरूरी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं और क्या कहते हैं कि जो प्रेशर लिक्विड 1 लगाएगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि उसका मोल फ्रैक्शन कितना है कंटेनर में। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, pressure applied by any liquid in the container is directly proportional to its mole fraction। आप खुद ही मुझे बताओ जरा, आपको क्या लगता है कि कौन से लिक्विड के पार्टिकल ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, जो 3 लीटर लिया या जो 7 लीटर लिया, 7 लीटर। ऑब्वियसली बात है, जिसका मोल फ्रैक्शन 7/10 है, कहने का मतलब जिसके 10 में से 7 पार्टिकल है, एक के 10 में से 3 पार्टिकल है। ओवरऑल अगर मैं 10 पार्टिकल यहां से पिक करूं तो 3 पार्टिकल किसके हैं, लिक्विड 1 के, और 7 पार्टिकल किसके हैं, बोलो लिक्विड 2 के। तो किस लिक्विड के प्रेशर लगाने की संभावना आपको ज्यादा लग रही है, लिक्विड 2 के, क्योंकि लिक्विड 2 लगभग मान लीजिए 7 लीटर है, लिक्विड 1 कितना है, बोलो 3 लीटर। तो हम ये बोलेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि लिक्विड 2 का जो प्रेशर होगा वो कंपैरेटिवली लिक्विड 1 से बोलो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो रोल्स ऐसा कहते हैं। ये बात सारी किसके अकॉर्डिंग है सब बच्चे, बोलो अकॉर्डिंग टू रोल्स। अकॉर्डिंग टू रोल्स, रोल्स का मानना है कि जो प्रेशर लिक्विड 1 लगाएगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा उसके मोल फ्रैक्शन पे, और जो प्रेशर लिक्विड 2 लगाएगा, वो डिपेंड करेगा उसके मोल फ्रैक्शन पे। Means pressure over the solution is directly proportional to their mole fractions. Directly proportional to their, higher the mole fraction of a particular liquid, higher will be its pressure. Agree or not? लेकिन एक बड़ी जरूरी बात और उनको समझ में आई। क्या समझ में आई कि भैया मान लीजिए कि ये 7 लीटर है और ये 3 लीटर है, लेकिन ज्यादा वोलेटाइल नेचर इस वाले का है और इसका वोलेटाइल नेचर बोलो क्या है, कम है। मतलब ये उतना वोलेटाइल नहीं है, उतना वेपराइज होता ही नहीं है, बट ये वाला बहुत वेपराइज नेचर दिखाता है। तो मुझे बताना कि जब ये वेपर मतलब इनकी बनेगी, इसको गर्म करेंगे सॉल्यूशन को, और मैं कह रहा हूं ये ज्यादा वोलेटाइल है और ये, तो ऐसा हो सकता है ना कि इसका प्रेशर ऊपर ज्यादा लगे और इसका बोलो क्या लगे, कम, भले ही ये अमाउंट में बोलो क्या है, ज्यादा है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। रोल्स को 2 बातें समझ में आ रही थी। पहली चीज तो ये कि जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो ऊपर प्रेशर भी कैसा लगाएगा, उसकी संभावना क्या है, ज्यादा। लेकिन दूसरी बात उनको ये भी समझ में आ रही थी कि वो वोलेटाइल भी होना चाहिए। वो वोलेटाइल भी, अगर मान लीजिए कि ये 7 लीटर है, वो 3 लीटर है, लेकिन ये वाला उतना वोलेटाइल नहीं जितना वोलेटाइल ये, तो हो सकता है कि इसकी वेपर ज्यादा बने और इसकी वेपर क्या बने, बोलो कम। मानते हो कि नहीं मानते? तो इन्होंने अपने फॉर्मूले के अंदर एक और चीज इंट्रोड्यूस करी। वो क्या थी बच्चों, कि इन्होंने कहा P1 नॉट। क्या इंट्रोड्यूस किया, बोलो P1 नॉट। व्हाट इज दिस P1 नॉट? P1 नॉट क्या होता है, सब बच्चे ध्यान दीजिएगा भैया। जब मैं लिक्विड 1 को अकेले लेता हूं, प्योर फॉर्म में लिक्विड 1 को अकेले लेता हूं, तो इसके पार्टिकल्स कुछ वेपराइज होते हैं, और उस वक्त जो वो प्रेशर लगाते हैं उसको बोलो क्या बोलते हैं बच्चों, P1 नॉट। ऐसे ही जब मैं लिक्विड 2 को अकेले लेता हूं, लिक्विड 2 को जब मैं अकेले लेता हूं, ध्यान देना बच्चों, उस समय लिक्विड 2 के पार्टिकल्स भी कुछ प्रेशर लगाते हैं, जिसको बच्चों में क्या बोलता हूं सब बच्चे, P2 नॉट। दैट इज द वेपर प्रेशर अप्लाइड बाय द लिक्विड 2 इन इट्स प्योर फॉर्म। दिस इज द वेपर प्रेशर अप्लाइड बाय द लिक्विड 1 इन इट्स प्योर फॉर्म। एंड दिस P1 एंड P2 क्या बोलो, दिस इज द वेपर प्रेशर अप्लाइड बाय द लिक्विड 1 एंड द लिक्विड 2, बट नॉट इन देयर प्योर फॉर्म्स, इन द सॉल्यूशन फॉर्म। तो इनका क्या कहना था कि जो सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेशर लगेगा लिक्विड 1 की वजह से, वो 2 बातों पर निर्भर करेगा। एक तो ध्यान दो भाई, उसका फ्रैक्शन कितना है x1, और दूसरा वो प्योर फॉर्म में कितना प्रेशर लगाता है, मतलब वो कितना वोलेटाइल है, कितना
वोलेटाइल है। ऐसे ही दूसरे वाला लिक्विड कितना प्रेशर लगाएगा सब बताओ, वो डिपेंड करेगा उसके मोल फ्रैक्शन पर और एक और फैक्टर पर कि वो अकेले में कितना वेपराइज करता है, अकेले में कितना प्रेशर वो लगा पाता है। मतलब ये वाला फैक्टर उसकी वोलेटिलिटी का फैक्टर है और ये वाला उसका अमाउंट का फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर कि उसका फ्रैक्शन कितना है। मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि एक सिंपल सी चीज है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2 मिनट लगेंगे बस चीज को समझने में, उसके बाद हम अपनी आगे की चीज करेंगे जो हमने नहीं करी हुई। ये सब बच्चों ने पहले से करा हुआ है। जरा दोबारा बात करते हैं। मुझे बताइए एक कंटेनर में आपने कितने लिक्विड्स लिए? 2 लिक्विड, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2। अमाउंट अलग अलग हो सकता है, एक को कम एक को ज्यादा आप कर सकते हैं ऐसा। दोनों की वेपर्स बनी, लिक्विड 1 की भी लिक्विड 2 की भी। ऊपर जो टोटल प्रेशर की रीडिंग आएगी मुझे बताओ जरा, टोटल प्रेशर कितना आएगा? P1 जमा जितना पहले वाले लगाया जमा में जितना दूसरे वाले लगाया। रोड्स क्या कहते हैं कि पहले वाले का या दूसरे वाले का जो प्रेशर होगा वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा? कहता है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा इनकी मोल फ्रैक्शन पे। हायर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड इन द सॉल्यूशन, हायर विल बी इट्स प्रेशर। मींस P1 डायरेक्टली डिपेंड करेगा X1 पे, P2 डायरेक्टली डिपेंड करेगा। अरे यार ये समझ नहीं आ रहा, पक्की बात है। लेकिन क्या सिर्फ X1 और X2 ही डिसाइड कर देगा प्रेशर कितना बनेगा? ध्यान दो, क्या ये गारंटी है? सब बच्चे भी तो क्या गारंटी है कि 7 लीटर और 3 लीटर, 7 लीटर वाले ज्यादा ज्यादा वेपर बनाएगा? लगता है ऐसा आप लोगों को? खुद बताइए, किसी के 7/10 फ्रैक्शन है, किसी का 3/10 फ्रैक्शन है। हाँ लगता जरूर है कि 7/10 वाला ज्यादा वेपर बनाएगा, लेकिन क्या गारंटी है कि वही बनाएगा? क्या पता ये 7 वाला उतना वोलेटाइल ना हो और 3 वाला बहुत वोलेटाइल हो। तो हो सकता है 3 वाला भी वेपर कैसी बना जाए ज्यादा और 7 वाला उतनी वेपर ना बना पाए। इसलिए उसने कहा कि जो प्रेशर लगने वाला है सॉल्यूशन फेस में वो 2 बातों पर निर्भर करेगा, एक तो मोल फ्रैक्शन पर और एक किसमें बोलो, उसका कितना वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में। एग्री और नॉट? ऐसे मुझे बताओ दूसरे वाले का प्रेशर किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? उसका अभी कितना मोल फ्रैक्शन है और अभी उसका बेसिकली प्योर फॉर्म में कितना वेपर प्रेशर एग्जर्ट करता है। समझ नहीं आ रहा सर? हाँ किसी का ऐसा सीन है ना भैया, ध्यान दो भाई सब बच्चे, कि फ्रैक्शन भी ज्यादा है 7 लीटर इसके मुकाबले और ये वोलेटाइल भी ज्यादा है, मतलब इसका P2 नोट भी ज्यादा है, तो डेफिनेटली सर P2 प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा और P1 बोलो क्या होगा? कम होगा। मतलब 2 फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं कि कोई भी लिक्विड कितना ऊपर वेपर प्रेशर लगाने वाला है। कौन से 2 फैक्टर बताओ जरा? एक उसका मोल फ्रैक्शन कितना है और एक वो अकेले में जब वो प्योर फॉर्म में होता है तब वो कितना वोलेटाइल होता है। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि किसी का फ्रैक्शन बहुत ज्यादा रहा बट फिर भी उतना प्रेशर नहीं लगा पाया क्योंकि उसका P2 नोट कम था। समझ में आया या नहीं आया? और इसका X1 बड़ा कम था लेकिन P1 नोट बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा वेपराइज होता था प्योर फॉर्म में, तो उसका प्रेशर ओवरऑल बोलो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो मुझे सब बच्चे बताओ टोटल प्रेशर कितना लगेगा? बोलो सब बच्चे, टोटल प्रेशर कितना लगेगा? P1 नॉट X1 प्लस में, बन गया फॉर्मूला। दूसरी बात जो आप हमेशा से जानते हैं वो क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर 2 लिक्विड हैं तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? ये बात याद रखिएगा। जैसे कि 3/10 और 7/10 मिला के बोलो क्या बनेगा? 10/10, यानी कितना आएगा? 1। 2 लिक्विड्स के फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना बनेगा? बोलो पूरा 1 बनेगा। अरे एक के 7/10 है, दूसरे का 3/10 से टोटल करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ये ओवरऑल सब बच्चों को रिवाइज हो गया या नहीं हो गया जो हमने पहले पढ़ा हुआ था? सब बच्चे एक बार इसको देख लीजिए, 1 मिनट का टाइम ले लीजिए, देन मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों। एक बार देख लो इसको सब बच्चे, सभी बच्चे इसको एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर बात करेंगे अगले। कुछ डाउट है तो बताओ, इतने तक में बताओ। Y1 Y2 की भी जरूरत नहीं फिलहाल, पहले वो वाली चीज कर ले जो हमने नहीं करी हुई ना, उसमें टाइम पहले इन्वेस्ट कर दे, उसके बाद देखेंगे उसको। ठीक है, डन। यहां आ जाओ हिमांशु। क्लास सबको क्लियर है भाई? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब मैं आप लोगों को लेके आता हूं। चलो फटाफट से पहले एक क्वेश्चन करके बताओ, एक क्वेश्चन करके बताओ सही बच्चे। 4 मोल ऑफ लिक्विड A is dissolved with 6 मोल ऑफ लिक्विड B। जल्दी से, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and pure liquid B is class 500 बार एंड 300 बार रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द
टोटल वेपर प्रेशर exerted by the solution। बच्चों प्लीज बात नहीं करनी है, क्वेश्चन करना है बस। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, मुझे जल्दी से आंसर बता दो इसकी क्या है। एक लिक्विड के 4 मोल हैं सभी बच्चे। एक लिक्विड है लिक्विड नंबर ए, दूसरा लिक्विड है लिक्विड नंबर बी। इसके कितने मोल हैं? 4 मोल हैं। इसके कितने मोल हैं? 6 मोल हैं। अरे 4 मोल 6 मोल का क्या मतलब है? इसके पार्टिकल कम है, इसके पार्टिकल संख्या बोलो क्या है? ज्यादा है। सॉल्यूशन में ये कम लिया गया और ये ऐसे भी बोल सकते हैं 4 लीटर है, ये कितने लीटर है? 6 लीटर। बच्चों बातें नहीं प्लीज। अब उसका सवाल क्या है वो सुनिए। ये दोनों मिलके, अरे बच्चों मैं आपको एक बात क्लियर कर रहा हूं, अगर आप लोगों को ये इनिशिएशन समझ में नहीं आई टॉपिक की, तो आप लोगों को आइडियल, नॉन आइडियल, उसके बाद पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, कुछ मुद्दा समझ में नहीं आने वाला। इसीलिए मैंने पहले रिपीट करा इस टॉपिक को। कुछ समझ नहीं आएगा आगे का, बता रहा हूं, बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर इसको नहीं समझा ढंग से तो बातें मत करिए बिल्कुल भी, और ध्यान दीजिए। अजय, तो लिक्विड ए कितने मोल है बोलो? 4 मोल। लिक्विड बी कितने हैं? अच्छा, क्या ये गारंटी है कि जो 6 मोल है वही ज्यादा वेपर बनाएगा? क्या गारंटी है? क्यों नहीं है बताओ जरा। क्योंकि सर हो सकता है ये 6 वाला उतना वोल्टाइल और ये वाला ज्यादा वोल्टाइल हो, सर क्या पता। इसीलिए तो उसने बोला कि प्रेशर किसी भी लिक्विड का 2 बातों पर निर्भर करेगा। एक उसका फ्रैक्शन कितना है अभी यहां पर, और दूसरा उसका प्योर फॉर्म में कितना वेपर प्रेशर है। हाँ, फ्रैक्शन भी ज्यादा है उसका और प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर भी ज्यादा होता है, तो सर उसका तो प्रेशर भी ज्यादा मिलना ही मिलना है। क्लियर है कि नहीं? बट 2 बातें मिलकर डिसाइड करती हैं। सो गाइस मुझे एक बात, 4 मोल ये रहा, 6 मोल ये रहा। दूसरी बात क्या बोली है सब बच्चे? बातें नहीं भाई। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, बताओ लिक्विड ए का प्योर फॉर्म में यानी P1 नॉट अकेले में जब वो होता है तो कितना वेपर प्रेशर लगाता है बोलो? 500 बार। और लिक्विड 2 कितना लगाता है? चलो कौन बच्चा मुझे बताएगा कि कौन ज्यादा वोलेटाइल है, लिक्विड 1 या लिक्विड 2? इधर ध्यान दो भाई, लिक्विड 1 या लिक्विड 2? सर लिक्विड 1 अकेले में 500 बार लगाता है, और ये कितना लगाता है बोलो अकेले में? तो ज्यादा वोलेटाइल कौन है बोलो? भले ही उसका अमाउंट कम है बट वो ज्यादा वोलेटाइल नेचर का है, और लिक्विड 2 वाला भले ही ज्यादा है बट वो कम वोलेटाइल नेचर का। तो हो सकता है सर प्रेशर इसका कम लगे और इसका ज्यादा, वो डिपेंड करता है सर कैलकुलेशन के ऊपर। सो P1 नोट दिया, P2 नोट दिया, सब बच्चे बातें नहीं भाई। P टोटल बताना है, जरा बताओ P टोटल कितना आता है? P1 जमा, मुझे बताओ P1 किस किस बात पर निर्भर करेगा? सॉल्यूशन में कितना वेपर बनाएगा लिक्विड 1 या लिक्विड 2? किस किस बात पर निर्भर करेगा? P1 निर्भर करेगा P1 नोट x1 पे, और P2, अरे पता लग गया ना। जरा मुझे बताना P1 कितना लगाएगा? P1 नोट कितना? 500। जरा मुझे बताओ x1 कितना है? x1 है सर 4, डिवाइड बाय में 4 और 10, 4 और 6 कितना हो गया? 10। अरे इसके फ्रैक्शन है 4/10, उसका फ्रैक्शन है, मतलब 10 में से 4 पार्टिकल इसके, 10 में से 6 पार्टिकल उसके। 4/10 का मतलब हो गया 2/, इसका फ्रैक्शन बताओ कितना आएगा? यानी चलो सब बच्चे बताओ 500 इंटू में क्या आएगा? इसका बताओ कितना आएगा? चलो सभी बच्चे बोलो कितना आ गया? 500 से घटा 100 पे, 100 इंटू 2 कितना आ गया? 200। ये कितने पे घटा? 180। कितना आ गया? सभी बच्चे एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करना, अगर आप लोग ध्यान से देख पाओ तो सारी बातें क्लियर होने वाली है बिल्कुल। मुझे बताना जरा लिक्विड 1 ने कितना प्रेशर लगाया सॉल्यूशन में? यहां पर ध्यान दो सब बच्चे, लिक्विड 1 ने कितना लगाया? ध्यान से पढ़ो। 200। और लिक्विड 2 ने कितना लगाया? आप देख रहे हो लिक्विड 2 के पार्टिकल्स ज्यादा थे बट उसका टोटल प्रेशर कितना बना लिक्विड 2 की वजह से? 180। और लिक्विड 1 का कितना बना? भले ही वो कम था अमाउंट में बट प्रेशर ज्यादा लगा गया। क्यों भाई? क्योंकि लिक्विड 1 का फ्रैक्शन भले ही कम है लेकिन उसका प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर काफी ज्यादा है, मतलब वो नेचर में काफी वोलेटाइल है, नेचर में काफी, अरे यार नहीं आ रहा समझ में। और लिक्विड 2 का भले ही अमाउंट ज्यादा है बट वो नेचर में उतना वोलेटाइल, इसलिए उसका प्रेशर भी कम बना। एग्री करते हो कि नहीं करते? तो टोटल प्रेशर कितना लगा? कुछ क्लियर हुआ भी या नहीं हुआ? सबको समझ आ गए? तो सभी बच्चे इस बात को याद कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं कि एक कंटेनर के अंदर अगर 2 लिक्विड है, लिक्विड 1 है लिक्विड 2, सो द टोटल प्रेशर above the liquid solution is equal to P1 plus P2 and the P1 depends on what factors? P1 not x1 and P2 depends on what factors? P2 not x2। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या बच्चों, आइए रोल्स को ना एक समस्या फेस करनी पड़ी, एक प्रॉब्लम फेस करी रोल्स ने ड्यूरिंग दीज कैलकुलेशंस। क्या प्रॉब्लम सी आइए समझते हैं। रोल्स ने क्या करा, ध्यान दो भाई, बाद में लिख लेना बच्चों, पीडीएफ मिल जाएगी, ध्यान दो। बस
रॉल्स ने ना जब ये कैलकुलेशंस बहुत सारे लिक्विड्स पे करी, उन्होंने यहां पर क्या करा, लिक्विड 1 लिया, लिक्विड 2 लिया, यहां भी लिक्विड 1 लिया, लिक्विड 2 लिया। बच्चों बातें नहीं समझना मेरी बात को। उन्होंने क्या करा, उनको पता था कि इनके कितने कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए। सभी बच्चे ध्यान सुनना, क्योंकि जो पहली वाली बात बताऊंगा इसी के जरिए समझ में आएगा व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस, व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इफ इट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सो व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन, व्हाट इज नेगेटिव डेविएशन। तो बोर्ड पे सब बच्चे ध्यान देंगे। मान लीजिए कि उन्होंने 2 लिक्विड लिए, एक लिक्विड 1 और एक लिक्विड 2। इसका कुछ अमाउंट ले लिया, मान लीजिए 4 मोल, इसका कितना ले लिया 6 मोल। इनको प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर भी पता था कि ये प्योर फॉर्म में कितना लगाता है, ये प्योर फॉर्म में कितना लगाता है। मतलब आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं 2 लिक्विड्स को मिला रहा हूं तो मुझे पता है मैं उनको कितना अमाउंट मिला रहा हूं, मुझे ये पता है कि वो प्योर फॉर्म में कितना प्रेशर लगा रहे हैं। तो रोल्स की कैलकुलेशन क्या कहती है, सब बच्चे बता रहे हैं रोल्स की कैलकुलेशन क्या कहती है। रोल्स की कैलकुलेशन कहती है कि टोटल प्रेशर निकलेगा ऐसे, टोटल प्रेशर निकलेगा ऐसे। सबने पढ़ा है रोल्स की कैलकुलेशन को, सबको पता है रोल्स इतना प्रेशर बता रहा है। तो उसने क्या करा, एक लिक्विड जो लिया लिक्विड 1 उसका P1 नोट रख दिया, लिक्विड 2 लिया उसका P2 नोट रख दिया, जो अमाउंट्स लिए उसके अकॉर्डिंग क्या रख दिया, x1 और x2, और उसका आंसर निकल के आया मान लो 500 बार। कितना आया बोलो, जैसे कि तुम्हारा अभी आंसर कितना आया बोलो, 300 आया था ना, 380 आया था ना। तो मान लेते कि उसने जितना लिक्विड का अमाउंट लिया, उन लिक्विड्स का जितना प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर था, जब सारी कैलकुलेशंस को सॉल्व करा तो आंसर कितना निकल के आया। अब सुनिए मजे की चीज क्या हुई, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली बैरोमीटर में रीडिंग्स को ऑब्जर्व किया कि 2 लिक्विड मैंने इतने इतने फ्रैक्शन के लिए इतने इतने प्रेशर वाले थे प्योर फॉर्म में, जब उन्होंने उसको बैरोमीटर में जाके चेक किया तो कुछ सॉल्यूशंस के केस में जितना उनका आंसर आ रहा था यानी 500 बार, उतना ही प्रेशर ऊपर रिकॉर्ड हुआ, उतना ही प्रेशर ऊपर। ये खुश हो गए कि मैंने जो फॉर्मूला बनाया बिल्कुल वैलिड है, मैं जितना अमाउंट लेता हूं, जितना इनका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होता है उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन करी, मेरा आंसर 500 आया। और मैंने एक्चुअल में जाके चेक करा कंटेनर के ऊपर बैरोमीटर में, तो 500 की रीडिंग आई। कितने की रीडिंग आई। लेकिन कुछ केसेस में इनकी कैलकुलेशन 500 आंसर कर रही थी, बट रीडिंग कितने की आ रही थी। अमाउंट इन्होंने पुट कर दिया था, इनके प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर पुट कर दिए थे, आंसर उनके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए था 500, बट द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑन द बैरोमीटर इज 600। इज राइट और रॉन्ग, गलत आ रही है सर। दूसरी बात, कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ कि उनका आंसर 500 आ रहा था बट कितना मिला। अब रॉल्स कंफ्यूज हो गए। रॉल्स कहते हैं यार मेरा फॉर्मूला बना है टोटल प्रेशर का, क्या बोलो, P1 नॉट x1 प्लस में P2 नॉट x2, जिसमें मैंने सारी बातें कंसीडर कर ली कि लिक्विड 1 का प्रेशर किन किन बातों पर निर्भर कर सकता है, उसका कितना मोल फ्रैक्शन है उस पर, और एक वो कितना वोलेटाइल है प्योर फॉर्म में उस पर। ऐसे लिक्विड 2 इस पे कर सकता है, और मेरी कैलकुलेशन कह रही है 500, बट कुछ केसेस में तो 500 आ ही जाता है, बट कुछ केसेस में उससे ज्यादा आता है जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, और जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उससे ज्यादा वैल्यू मिलती है। कुछ केसेस में जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उससे कम वैल्यू मिलती है। तो इनको लगा कि मेरे फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ है या कुछ और चीज गड़बड़ है। इसको पहचानने के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं, इस पे बात करेंगे कि उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन ली, क्या गलती हुई है इनके फॉर्मूले में। लेकिन आप पहले समझ जाइए कि जिनका आंसर, सुन लीजिए, जिन सॉल्यूशंस का आंसर उतना ही आ रहा था जितना रोड्स क्या कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना रोड्स के फॉर्मूले से आ रहा था, उन सॉल्यूशंस को बोलो क्या कहा गया, आइडियल सॉल्यूशंस। और जिन सॉल्यूशंस के अंदर आंसर जो है क्या आ रहा था, या तो ज्यादा आ रहा था इस कैलकुलेशन से, या बोलो क्या आ रहा था, उन सॉल्यूशंस को बोलो क्या कहा गया। मेरी बात अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं अगले 10 मिनट में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, करेंगे भले ही पूरा 7:30 तक, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगले 10 मिनट में मैं मेन चीज बता दूंगा कि मेन चीज क्या रहेगी इसके अंदर। तो आप ध्यान रखिएगा, जिन सॉल्यूशंस का आंसर एग्जैक्टली जो ऑब्जर्व करा गया वो बिल्कुल रोड्स की वैल्यू से मैच कर रहा था, जो उसकी कैलकुलेशन बोल रही थी। अरे 2 तरीके से चीजें होती है ना बच्चों, एक तो ऑन पेपर होती है और एक होती है प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑन पेपर कैलकुलेशन से पता लगा कि 500 आंसर होना चाहिए, बट एग्जैक्टली देखा है तो पता लगा 500 से ज्यादा आ रहा है, या 500 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, या एग्जैक्टली कुछ में 500 भी आ रहा है। तो जिनमें 500 आ रहा है एग्जैक्टली हम देखा दीज आर द आइडियल सॉल्यूशंस, बट जिनमें नहीं आ रहा वो क्या है, नॉन आइडियल। अभी नॉन आइडियल में भी 2 केसेस बनाए बच्चों, उन्होंने कहा कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें ना बच्चों आंसर ज्यादा आता है, तो ये ना मेरी वैल्यू से पॉजिटिवली डेविएट हुए, मतलब जितना आना चाहिए था उससे ज्यादा बड़ा आंसर ऑब्जर्व दिखा रहे हैं, मतलब ज्यादा बड़ी प्रेशर दिखा रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं टोटल प्रेशर 500 आना चाहिए, इतना इतना अमाउंट लेने पर इतना इतना इनका प्योर फॉर्म में प्रेशर है, तो भैया टोटल इतना आना चाहिए 500, लेकिन कितना मिल रहा है बोलो 600। तो कहते हैं ये नॉन आइडियल तो है, लेकिन नॉन आइडियल में भी कौन सा वाला केस है बोलो, पॉजिटिव डेविएशन वाला। कौन सा वाला, जो मेरी वैल्यू से पॉजिटिव साइड पे डेविएट हुए, और ये वाला कौन सा आ गया बोलो, नेगेटिव डेविएशन वाला। मेरी बात को समझने की कोशिश करना बच्चों। पहली बात, दिमाग में 3 तरह के सॉल्यूशन सेट हो जाने चाहिए भैया से।
कौन से 3 सॉल्यूशन बताओ भाई, कौन से 3 सॉल्यूशन? पहला कौन सा? सिद्धि कैसे पता लगाओगे? सर रॉल्स कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान दो भाई, रॉल्स कैलकुलेशन करेंगे कि टोटल प्रेशर कितना होना चाहिए, बोलो 500 बार। पता लगता है कुछ सॉल्यूशन में सच में 500 बार ही आता है, तो उन्होंने इन सॉल्यूशन को बोलो क्या बोला, आइडिया। लेकिन कुछों में उनकी कैलकुलेशन तो कह रही है कि 500 आना चाहिए जिस हिसाब से मैंने अमाउंट लिया है, लेकिन आंसर कितना आ रहा है 600, या आंसर कितना आ रहा है 400, या तो ज्यादा आ रहा है या बोलो क्या आ रहा है। तो या तो उन्होंने बोला कि भैया जिनमें बराबर नहीं आ रहा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, और जिनमें ज्यादा वैल्यू आ रही है वो नॉन आइडियल कौन सा वाला पार्ट है, पॉजिटिव डेविएशन वाला, और जिनमें कम आ रही है वो कौन सा, बोलो। यहां तक बात समझ में आ गई? अब रीजन की बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जितना वो कैलकुलेट कर रहे थे वैल्यू उससे ज्यादा या उससे कम मिल रही थी। चलिए इस पे बात करते हैं। कोई बता सकता है मुझे क्लास में? वैसे एनिमल इन द क्लास, किसी ने स्कूल में पढ़ लिया हो ये चीज? स्कूल में भी तो हो चुका होगा ना टॉपिक, ये क्लास में तो चलो नहीं हुआ है। बताओ, किसी को पता है? नहीं पता है? चलो मुझे सभी बच्चे एक बात बताओ भाई, भाई आता था तो ठीक है, नहीं आता तो चुप रहना है, बातें नहीं करनी है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मुझे बताना जरा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बोली है, जब लिक्विड 1 अकेला है सॉल्यूशन में तो वो जो प्रेशर लगाता है उसको बोलो क्या बोलते हो? ये कौन सा वेपर प्रेशर होता है? दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड 1 व्हेन इट इज इन प्योर फॉर्म, व्हेन इट इज प्योर फॉर्म मतलब अकेला है। दूसरा मुझे बताना ये क्या है? अब मुझे एक बात जरा ध्यान सुनिए बच्चे, क्लास क्लास प्लीज। रोल्स ना एक बात सोच रहे थे कि लिक्विड 1 यार अकेले में इतना प्रेशर लगा रहा है, लिक्विड 2 अकेले में इतना लगा रहा है, अभी मैंने इनका इतना इतना अमाउंट लिया हुआ है, उसके हिसाब से टोटल प्रेशर की कैलकुलेशन कितनी कर रहे थे, बोलो 500। कुछ केस में 500 मिल भी गया, बट कुछ केसेस में ज्यादा मिला और कुछ केसेस में बोलो क्या मिला, कम। जरा सोचने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या छूट रहा है रॉड से जिसकी वजह से आंसर उनको ज्यादा मिला कुछ केसेस में और कुछ केसेस में बोलो क्या मिला, कम। अब आइए मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअली में क्या हुआ। ध्यान दीजिए बच्चे, देखिए जब मैं दो लिक्विड्स को कंबाइन करता हूं ना एक सॉल्यूशन में, ए और बी चीजों को मैं मिलाता हूं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो ए और बी लिक्विड होते हैं, ध्यान दो बच्चों, लिखो मत इधर, क्या नाम है, नाम नाम निकल, लिखो मत, अभी सिर्फ समझा रहे हैं उस पर ध्यान दो बस। मैंने क्या बोला, क्लास क्लास प्लीज, मैंने दो लिक्विड्स को कंबाइन करा, मैंने दो लिक्विड्स को कंबाइन करा, ए और बी लिक्विड को, और जब वो कंबाइन हुए हो सकता है कि उन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मेरी बात को समझना बच्चों, मैंने क्या कहा, मैंने दो लिक्विड्स मिलाए ए और बी, और उन दोनों लिक्विड्स ने, ए और बी ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी क्या कर ली, बोलो इंट्रैक्शन, बड़ी अच्छी दोस्ती कर ली, मतलब इतनी अच्छी दोस्ती कर ली कि जो नई ए बी इंट्रैक्शन है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जो न्यू ए बी इंट्रैक्शन है इज स्ट्रॉन्गर देन ओल्ड ए एंड बीबी इंट्रैक्शन। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता कि जब आपने दो लिक्विड्स को मिलाया तो लिक्विड 1 और लिक्विड 2 के पार्टिकल्स में ऐसे इंट्रैक्शन हुई जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है जो कि पहले से लिक्विड 1 यानी ए पार्टिकल और इसके बीबी पार्टिकल्स के बीच में नहीं थी। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, अगर ए और बी को मिलाने पर इन दोनों लिक्विड्स के बीच में ऐसी इंट्रैक्शन बन गई जितनी मजबूत पहले नहीं थी, तो मुझे तुम बताना अब ये ज्यादा वेपराइज होंगे या कम वेपराइज होंगे। अगर ए और बी एक दूसरे को पसंद करते हैं, लिक्विड्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो चुके हैं, दोनों मॉलिक्यूल जुड़ चुके हैं एक दूसरे के साथ, तो मुझे बताइए अब वो ज्यादा वेपराइज, ज्यादा एस्केप होंगे या कम एस्केप होंगे? कम एस्केप होंगे। अरे ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर दो चीजों के बीच में दोस्ती है तो वो एस्केप नहीं होना चाहेंगे, और दो चीजें एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं तो वो क्या होना चाहिए, एस्केप होना चाहिए। तो रोल्स एक बात नहीं सोच पा रहे थे, रोल्स को ना एक्चुअली लॉजिकली ये बात नहीं समझ में आ रही थी, ध्यान सुनिएगा, उन्होंने इस बात को कंसीडर ही नहीं किया था कि जब मैं दो लिक्विड्स को मिलाऊंगा तो ऐसी संभावना भी तो हो सकती है ना कि ए और बी की इंटरेक्शन इतनी स्ट्रांग हो जाए कि अब वो सॉल्यूशन से एस्केप नहीं हो रही। जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि P1 नॉट P2 नॉट बनना चाहिए, जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि P1 नॉट P2 नॉट बनना चाहिए, उतना P1 नॉट P2 नॉट यहां पर जनरेट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे बताओ जरा, सब बच्चों क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि सर ए और बी का इंटरेक्शन क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, तो अब वो सॉल्यूशन से एस्केप होना, अरे नहीं समझे भाई। तो ऐसे केस में 500 कैलकुलेशन तो 500 कह रही है, बट क्या 500 आ पाएगा? क्यों नहीं आ पाएगा बताओ जरा, दोबारा सुन लो। रोल्स इन दोनों सॉल्यूशन को देखते हैं और कहते हैं यार इधर तो ना ए के पार्टिकल ऐसे ऊपर ऊपर उड़ के आ जाते हैं,
इधर बीबी के पार्टिकल ऊपर ऊपर उड़ के आ जाते हैं और ये इतना प्रेशर बना देते हैं, ये इतना, तो टोटल प्रेशर सर इतना तो बनना चाहिए सॉल्यूशन में, 500 बार तो बनना चाहिए, मेरी बात को समझो। लेकिन जब उन्होंने दोनों लिक्विड्स को मिलाया तो उनको पता लगा कि जो ए और बी की इंट्रैक्शन है ना वो बड़ी मजबूत हो गई है। अब अगर मजबूत हो गई तो ना ए का पार्टिकल ऊपर उड़ना चाहता है ना बी का पार्टिकल वेपराइज होना चाहता है। तो जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 500 आ जाएगा, क्या उतना आ पाएगा? कितना आएगा? उससे कम आएगा। उससे ऐसे में सॉल्यूशन कैसे डेविएट कर जाते हैं? नेगेटिवली डेविएट कर जाते हैं। कैसे कर जाते हैं बोलो? समझ नहीं आया सर। लेकिन एक और सिनेरियो क्रिएट होने वाला है, कौन सा बताओ जरा, कि जो नई ए बी इंट्रैक्शन है, नई ए बी इंट्रैक्शन है, वो बोलो क्या है? वीकर है। कैसी है बोलो? कमजोर है। किससे बोलो? अगर मुझे बताइए सभी बच्चे, अगर जो नई इंट्रैक्शन बन रही है ए और बी के बीच में वो उतनी मजबूत, मतलब ए और बी एक दूसरे को पसंद, जितना वो पहले ए से ए की इंट्रैक्शन थी, जितनी बी से बी की इंट्रैक्शन थी, अब ए और बी की इंट्रैक्शन उतनी तो उतनी नहीं है। तो अब ए के पार्टिकल ज्यादा वेपराइज होंगे, बी के पार्टिकल भी जितना वो सोच रहे थे उससे भी ज्यादा वेपराइजेशन होगा। प्रेशर कितना आ जाएगा बोलो? 600 बार आ जाएगा। मेरी बात समझ में नहीं आई सर। अरे यार एक बात आप सोचो, एक मॉलिक्यूल, एक सॉल्यूशन के अंदर चीजें वेपराइज कैसे होती हैं? चलिए इसको समझते हैं। एक ऐसे कई सारे पार्टिकल है लिक्विड के, ऐसे कई सारे पार्टिकल है। मान लो ये सारे पार्टिकल ए के हैं क्लास, ये सारे पार्टिकल ए के हैं। आप मुझे बताने कब ज्यादा वेपराइज होगा? जब इनके बीच में अच्छी दोस्ती होगी या जब अच्छी दोस्ती नहीं होगी? जब इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा ना तो जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर आएंगे, जल्दी से ऊपर ऊपर आएंगे, चलो यार ऊपर चलो, बोलो है कि नहीं? और जब इंटरेक्शन बहुत बढ़िया होगी, जब इंटरेक्शन बहुत बढ़िया होगी तो वेपराइज होना, क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे को पकड़ लेगा तो वेपराइज नहीं होगा। तो मैं यही कह रहा हूं, अगर पहले से जितनी इंटरेक्शन है, ध्यान देना, अगर पहले से ए की जितनी इंटरेक्शन है, बीबी की जितनी इंटरेक्शन है, अगर नई इंटरेक्शन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे ए और बी की इंटरेक्शन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ये एस्केप नहीं होंगे उतना जितना पहले हो रहे थे। एग्री करते हो कि नहीं करते? तो रोड सोचेंगे 500, लेकिन आंसर कितना मिलेगा? 400। लेकिन अगर ए बी की इंटरेक्शन जो नई वाली बनी वो कमजोर है, मतलब उतनी बढ़िया इंटरेक्शन है नहीं, दूसरे को पसंद नहीं करते लिक्विड्स ए और बी, जितना वो पहले ए से ए के पार्टिकल जुड़ा हुआ था, जितना बी से बी जुड़ा हुआ था, अब ए बी की इंटरेक्शन उतनी भी नहीं है। सो दे टेंड टू बी मोर एस्केप एज कंपेयर टू जितना वो पहले हो रहे थे। अब वो ज्यादा एस्केप होंगे, ज्यादा बाहर निकलेंगे सॉल्यूशन से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कैसा डेविएशन हो जाएगा? अब मुझे बताओ बराबर कब आया होगा? बराबर कब आया होगा? बराबर कब आया होगा? जब ए और बी की इंटरेक्शन एग्जैक्टली सिमिलर थी, जितनी ए की थी और जितनी, तो अगर उनकी इंटरेक्शन बिल्कुल सिमिलर थी जितनी पुरानी इनके बीच में और इसके बीच में थी, तब हम बोलेंगे सर ना वहां जाने पर बहुत ज्यादा वो क्लोज आए, ना जाने पर बहुत ज्यादा एक दूसरे को दूर गए। तो ऐसे केसेस में जितना प्रेशर हम वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ही प्रेशर वहां पर वो बनाएंगे। तो ये हो गया मेरा कौन सा सॉल्यूशन बोलो? आइडियल सॉल्यूशन। नहीं आया समझ में? दीक्षा को नहीं आया समझ में? पक्की बात है। मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। यहां पर दो तरह के सॉल्यूशंस जनरेट हो रहे हैं। कौन कौन से बोलो? पहली बात में नॉन आइडियल की बात कर लेता हूं। नॉन आइडियल में कौन कौन से बोलो? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, चलो बताओ पॉजिटिव डेविएशन कब होगा? जब प्रेशर ज्यादा आएगा या कम आएगा? जब प्रेशर ज्यादा आएगा, जितना रोड्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कम आएगा, ज्यादा आने पे ना तभी पॉजिटिव डेविएशन होता है। नेगेटिव डेविएशन कब होता है? जब जितना रोड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बोलो क्या आ रहा है? कम आ रहा है ना? तो यहां पर क्या बोलेंगे? दो सॉल्यूशंस इन विच पी टोटल इज फाउंड टू बी हायर देन that expected from Raoult's law। जितना रॉल्स ने एक्सपेक्ट किया, जितना रॉल्स ने एक्सपेक्ट किया, अगर उससे ज्यादा प्रेशर मिल रहा है तो कौन सा डेविएशन हुआ है? पॉजिटिव डेविएशन। अगर उससे कम आया तो हम यहां पर लिख देंगे दो सॉल्यूशंस इन विच द टोटल प्रेशर इज फाउंड टू बी लेसर देन या लोअर than the expected value from Raoult's, is called, हम बोल सकते हैं कि वो सॉल्यूशन कौन से है बोलो? नेगेटिव डेविएशन वाले। अब बड़ा ही जरूरी कारण है भाई, जल्दी से मुझे बता दो, मुझे बताना जरा
कोई सॉल्यूशन पॉजिटिवली डेविएट हुआ ही क्यों? कोई सॉल्यूशन ऐसा कैसे हो गया कि रोल्स कह रहे हैं 500 बार लगाना चाहिए बट 600 लगा गया? तो आप क्या बोलेंगे? सर ऐसा तभी संभव है जब मैंने ए और बी लिक्विड को मिलाया, लिक्विड 1 और लिक्विड 2 को मिलाया, और उनके बीच की जो इंटरेक्शन है, ए और बी के लिक्विड की जो इंटरेक्शन है, वो अब उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी पहले से ए और भाई पॉजिटिव डेविएशन कब होगा? ज्यादा प्रेशर कब बनेगा? चलो बताओ कुणाल, ज्यादा प्रेशर दो लिक्विड कब बनाएंगे? जब वो अब ज्यादा एस्केप होने लग गया। अब बताओ ज्यादा एस्केप कोई कब करेगा? जब उन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन, तो पहले जितनी इंटरेक्शन थी अब उससे भी बोलो क्या है? वीक इंटरेक्शन है। इस कारण से वो सॉल्यूशन से बोलो क्या हो रहे हैं? ज्यादा एस्केप हो रहे हैं और ज्यादा प्रेशर लगा पा रहे हैं। एग्री करते कि नहीं करते? ए को कुछ स्ट्रेंथ से होल्ड करके बैठा था, बी को कुछ स्ट्रेंथ से होल्ड करके बैठा था, जिसकी वजह से कुछ कुछ प्रेशर लगा रहे थे, बट ए और बी की इंटरेक्शन उतनी भी, इस कारण से वो सॉल्यूशन से ज्यादा एस्केप हो रहे हैं। और कैसा डेविएशन बना रहे हैं? बोलो पॉजिटिव डेविएशन। समझ में नहीं आया? समझ में? और अगर ए और बी ने वहां जाके इंटरेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आप बताइए ना, ए और बी एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्गली जुड़ गए, इतने पहले नहीं जुड़े हुए थे। तो जितना वो पहले वेपर बना पा रहे थे, जितना वो पार्टिकल पहले जा पा रहे थे ऊपर वेपराइज होके, क्या आप उतना जा पाएंगे? अगर ए और बी की जो नई इंटरेक्शन बनी है वो स्ट्रॉन्ग बन गई है कंपैरेटिवली, जो पहले से ए के बीच में थी और बी के बीच में थी, अब स्ट्रॉन्ग बन गई है, अब नई इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग बन गई है, तो ये पहले ज्यादा वेपराइज होते होंगे और अब कंपैरेटिवली बोलो क्या करेंगे? कम वेपराइज होंगे। ऐसे में कौन सा डेविएशन होगा? बोलो नेगेटिव डेविएशन। तो कोई बच्चा ये कहे कि मुझे रटना पड़ता है पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, नहीं रटना होता भाई, थोड़ा सा बस समझना होता है कि पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है, नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि जितना रोल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना रोल्स क्या कर रहे हैं? एक्सपेक्ट, उससे बोलो क्या आ रहा है? ज्यादा प्रेशर आ रहा है। अब दिमाग लगाना, ज्यादा क्यों आएगा? सोचो ज्यादा क्यों आएगा धर्मेंद्र? ज्यादा क्यों आएगा? क्योंकि सर ए और बी का इंटरेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है जितना पहले से था, इसीलिए सर ज्यादा उड़ने लग गए होंगे। कम कब आएगा नेगेटिव डेविएशन? कम कब आएगा बताओ जरा? जब ए और बी का इंटरेक्शन इतना स्ट्रांग बन गया कि अब वो एस्केप होना, ए और बी के बीच में दोस्ती बढ़िया होगी ना, तो अब एस्केप होना नहीं चाह रहे। सिंपल बच्चा एकदम पकड़ जाएगा कि सर इस केस में ए बी इंटरेक्शन बोलो क्या होती है? वीकर होती है देन ए एंड बी इंटरेक्शन। और इस केस में क्या होगा जरा बताओ? इस केस में क्या होगा सब बच्चे? ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन, बच्चों बातें नहीं, ए एंड, अरे यार नहीं आ रहा समझ में, नहीं आया समझ में, पक्का बताओ। इस केस में बोल सकता हूं कि जो टोटल प्रेशर है, वो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है इतनी, इतनी वैल्यू से बोलो क्या आने वाला है? ज्यादा। और इस केस में बोलो क्या आने वाला है? कम। एग्री और नॉट? एक और बड़ी जरूरी चीज है भाई, एक और बड़ी जरूरी चीज है, इन दोनों में एक चीज निकलेगी डेल्टा वी मिक्स, और इधर भी निकलेगा डेल्टा वी मिक्स। बातें मत कर रहा हूं, ढंग से सुन लेना इस चीज को, बड़ी जरूरी चीज है। और अगली चीज निकालूंगा डेल्टा एच मिक्स, और इधर भी निकालेंगे डेल्टा एच मिक्स। अब आप कहेंगे सर ये डेल्टा वी मिक्स एच मिक्स क्या है? चलिए बात करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। मुझे बताइए डेल्टा वी का मतलब क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। बातें नहीं, ढंग से सुनना, बड़ी इजी चीज है, बहुत इजी चीज है, बस ढंग से सुन लो एक बार इसको। चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकलेगा किसी भी चीज का? वॉल्यूम में कितना चेंज आया बोलो? क्या बोलोगे? फाइनल वॉल्यूम माइनस। अब ढंग से सुनना भाई, आप मान लेते हैं, सब बच्चे ध्यान सुनना, ये 10 लीटर है, ये भी 10 लीटर, सपोज करते हैं दोनों को मिलाया, टोटल सॉल्यूशन कितने लीटर होना चाहिए? 10 और 10 मिला के 20 होना चाहिए लॉजिकल। लेकिन आप थोड़ा सोचिए, आपने इस 10 को इस 10 से मिलाया, एक सॉल्यूशन तैयार करा जो कि सॉल्यूशन नेगेटिवली डेविएट हो रहा है। मुझे बताइए नेगेटिवली डेविएट कब हुआ होगा कीर्ति? जब ए और बी के बीच में इंटरेक्शन क्या होगी? अगर इंटरेक्शन बढ़ गई होगी तो दीज पार्टिकल्स कम क्लोजर टू ईच अदर, दीज पार्टिकल्स कम, अगर वो क्लोज आ गए होंगे तो जितना वॉल्यूम वो पहले ऑक्यूपाई कर रहे थे, अब मिला के उससे बोलो क्या करेंगे? कम करेंगे। मेरी बात को समझो, अगर ये 10 और 10 है तो मिला के 20 होना चाहिए था, बट आप ये बात भूल रहे हैं कि उस सॉल्यूशन में ए और बी पार्टिकल्स के बीच की इंटरेक्शन क्या हो गई है? स्ट्रॉन्गर हो गई है, सो दे कम क्लोजर टू ईच अदर। और हो सकता है जब वो क्लोज आए हो तो अब उनका वॉल्यूम जो वो ऑक्यूपाई कर रहे थे वो क्या करेंगे? कम ऑक्यूपाई करेंगे। मतलब पहले उन दोनों का वॉल्यूम मिला के 20 था, लेकिन टोटल मिला देने के बाद वो 20 नहीं, वो 19.8 है, 19.8 है। वॉल्यूम कम हुआ ज्यादा हुआ? कम हुआ। अरे यार समझ ही नहीं पा रहे सर, नहीं समझ पा रहे? खुशी, हिमांशी, अगर चीजें नेगेटिवली डेविएट, बच्चे कहें सर मेरी बात सुनो भाई क्लास, आप सोचेंगे सर ये रटने वाली चीज है क्या? यार खुद लॉजिकली मुझे तुम बताओ। इधर तान्या
अगर ये 10 लीटर है और ये 10 लीटर है, मैंने इनको मिलाया, यहां पर सॉल्यूशन 20 लीटर बना, सॉल्यूशन नेगेटिवली डेविएट हुआ है, इसका क्या मतलब है? प्रेशर कम बन रहा है। प्रेशर कम बनने का क्या मतलब है? कि पार्टिकल्स क्या हो गए होंगे एक दूसरे से, ज्यादा इंटरेक्ट हो गए, तभी तो ऊपर वेपराइज नहीं हो पा रहे, ना ए वाले जा रहे ना बी वाले, क्योंकि ए और बी के बीच में क्या हो गई है? बढ़िया इंट्रैक्शन हो गई है। तो जितना वॉल्यूम वो पहले ऑक्यूपाई कर रहे थे, क्या अब उतना करेंगे? सर पहले 10 और 10 मिला के 20 था, क्या अब वो 20 ऑक्यूपाई करेंगे? अब उससे कम ऑक्यूपाई करेंगे, सिंस पार्टिकल्स कम क्लोजर, क्योंकि उनके बीच की इंट्रैक्शन बढ़ गई है। तो हम ये बोलते हैं कि नेगेटिव डेविएशन के केस में, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, जब हमारा कौन सा डेविएशन होता है सब बच्चे बोलो? नेगेटिव डेविएशन, तो फाइनल वॉल्यूम जो होता है वो इनिशियल वॉल्यूम से कम होता है। हाँ भाई ध्यान दो, ध्यान रहा, फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम से क्या होगा? कम। मतलब V1 होगा ज्यादा, मैं उल्टा भी लिख देता हूं, V1 होगा ज्यादा और V2 बोलो क्या होगा? तो मुझे बताना, V1 ज्यादा V2 कम, तो डेल्टा V कैसा आएगा? डेल्टा V कैसा आएगा? तो इस केस का डेल्टा V मिक्स कैसा आता है? कुछ बच्चे कहें सर क्यों इतनी मेहनत करनी है, नेगेटिव डेविएशन का नेगेटिव याद करेंगे, रटने वाली बात है भाई, समझा क्या तुमने? अच्छा एक बात बताना, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? लवीश पॉजिटिव में क्या होगा? बहुत अच्छे, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वॉल्यूम बढ़ेगा उस केस में। पॉजिटिव डेविएशन में ऐसा क्यों होगा, आइए समझते हैं। ये 10 लीटर, ये 10 लीटर, अक्षत मिलाया, सॉल्यूशन कितना बना? 20 लीटर। लेकिन मुझे तुम बताने कौन सा सॉल्यूशन है? पॉजिटिव डेविएशन। मतलब क्या? जितना प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी, इसका मतलब ए और बी एक दूसरे को पसंद, तो दूर दूर भागे एक दूसरे से। तो जितना वॉल्यूम इन दोनों का पहले मिला के था 20, अब ये कहीं ना कहीं साथ जब बैठे होंगे तो ये 20 से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं 20 की बजाय में 20.2 वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। एग्री करते हो कि नहीं करते? तो इस बार हमारा फाइनल वॉल्यूम क्या होगा सब बच्चे? फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा और इनिशियल वॉल्यूम, तो इसका मतलब हमारा जो डेल्टा V आएगा वो कैसा आएगा बच्चों? पॉजिटिव आएगा। V2 हमारा ज्यादा है और V1 हमारा कम है, तो पॉजिटिव आएगा बच्चों। तो ये डेविएशन, मतलब पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव आता है डेल्टा V मिक्स, और नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा V मिक्स कैसा आता है? नेगेटिव। कहने का मतलब इस केस में वॉल्यूम बढ़ जाता है और इस केस में वॉल्यूम का चेंज घट जाता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे नहीं आया समझ में? पक्की बात है? इधर दीक्षा क्लियर है कि नहीं? कीर्ति डाउट है कुछ? चलो लास्ट बात डेल्टा H मिक्स की, जल्दी से। तो डेल्टा H का मतलब क्या होता है? और डेल्टा H का मतलब क्या होता है? इंथैल्पी चेंज, इसको बोलते हैं इंथैल्पी चेंज। अब ये बात तुम्हें तभी समझ आएगी जिस बच्चे ने ढंग से थोड़ी सी 11th पढ़ी है। इंथैल्पी का मतलब होता है बेसिकली हीट का क्या चेंज आएगा। अब छोटी सी एक बात बताओ, जब चीजें नेगेटिवली डेविएट हुई हैं, कैसी डेविएट हुई हैं? तो ए और बी की इंटरेक्शन बढ़ी है सिद्धि, ए और बी की इंटरेक्शन बढ़ी है, वो नजदीक आए हैं, तो ऐसे में हीट रिलीज होती है। जब बॉन्ड स्ट्रांग बनता है तो हीट रिलीज होती है या हीट गेन होती है? बताओ सिद्धि, ए और बी के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है तो हीट निकलेगी या हीट आएगी? जब बॉन्ड बनता है ना, चीजें अनस्टेबल से क्या होती हैं? स्टेबल होती हैं। हाई एनर्जी से लो एनर्जी, अरे भैया पता है, जब चीजें अनस्टेबल होती हैं दे आर एट द हाई एनर्जी, और स्टेबल के वक्त पे लो एनर्जी पे। तो जब बॉन्ड बनते हैं ना, जब बॉन्ड बनते हैं उस समय पर हम ये बोल सकते हैं कि चीजें अपनी अनस्टेबल स्टेज से कहां जा रही होती है? स्टेबल स्टेज में। मतलब हाई एनर्जी से लो एनर्जी, मतलब एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? जब एनर्जी रिलीज होगी तो मुझे बताओ बाद वाली एनर्जी क्या होगी? कम, और पहले वाली एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। तो इसका डेल्टा H कैसा आएगा? या कुछ बच्चों ने जिनको 11th क्लास का थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से याद हो, याद करो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का डेल्टा H कैसा होता था? नेगेटिव होता था। नहीं याद आ रहा? कुछ तो चीजें बच्चों 11th क्लास के रिलेटेबल होंगी ना दीपांशु। दूसरी चीज मुझे बताओ, अगर यहां पर बॉन्ड वीक हुआ है, ए बी इंटरेक्शन वीक हुई है, तो जब बॉन्ड वीक होता है तो ये उल्टा प्रोसेस है। जैसे बॉन्ड के बनने पर हीट निकलती है, तो बॉन्ड के टूटने पर, वीक होने पर हीट क्या करनी पड़ती है? लेनी पड़ती है। तो इस केस में हीट आती है, प्रोसेस कैसी होती है बोलो? एंडोथर्मिक। H2H1 से क्या होता है? ज्यादा, तो वैल्यू कैसी आती है बोलो? पॉजिटिव। कैसी आती है बोलो? यार एक छोटी सी चीज सुनो भाई तुम लोग, बहुत सिंपल सा फंडा है। नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या हुआ है? ए और बी ने बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करा है, और जब ए और बी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हीट क्या होगी? निकलेगी। निकलेगी तो मुझे बताओ जरा कैसी प्रोसेस हुई? एक्सो। अरे भैया जब हीट निकलेगी, हीट रिलीज होगी। इन केस जब हीट रिलीज होगी तो H2H1 से बोलो क्या होगा? कम होगा। अरे जब हीट रिलीज हुई है तो पहले वाली हीट क्या होगी बोलो? ज्यादा,
और बाद वाली हीट बोलो क्या होगी, कम। तो मुझे बताना H1 ज्यादा H2 कम, तो डेल्टा H कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और इन केस की जब हीट एब्जॉर्ब होगी, इन केस हीट एब्जॉर्ब, तो बाद वाली हीट ज्यादा होगी और पहले वाली हीट बोलो क्या होगी, कम। तो H2 H1 से ज्यादा होगा, डेल्टा H बोलो कैसा आएगा, इस केस का डेल्टा H पॉजिटिव, इस केस का डेल्टा H बोलो क्या। बच्चे ना जनरली ऐसे याद भी कर लेते हैं, सर पॉजिटिव डेविएशन में सारी चीजें पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव में सारी चीजें, लेकिन क्या विद लॉजिक आपको पता है कि नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा। डन है। ये कौन से पार्ट्स हुए जरा मुझे बताना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हुआ है सिर्फ अभी, क्या हुआ है बोलो, नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में दो केस होते हैं, या तो जो हमारा प्रेशर होता है वो ऑब्जर्व प्रेशर से, कैलकुलेटेड प्रेशर से बोलो क्या आता है, ज्यादा, या बोलो क्या आता है, कम। ज्यादा वाले में मतलब क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन, कम वाले का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए ज्यादा क्यों आया भाई सब बच्चे, तो ज्यादा क्यों आया, क्योंकि जो नई इंटरेक्शन है ए और बी की वो उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी पहले से थी। तो पहले वो जितना वेपराइज कर रहे थे अब उससे भी ज्यादा वेपराइज कर रहे हैं। और नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि जो नई ए बी की इंटरेक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू द ए एंड बी बी इंटरेक्शन। अरे कुछ पहले नहीं पढ़ रहा भाई, अरे नहीं आया समझ में, क्लियर है। अच्छा तो मुझे सब बच्चे बताना, आइडियल सॉल्यूशंस में ऐसा क्या हुआ होगा, कोई मुझे बताएगा आइडियल सॉल्यूशंस में ऐसा क्या हुआ होगा, बताएंगे जरा एक बार। इसको मैं साइड कर देता हूं, यहां पर कहीं कर देता हूं। आप मुझे बताना सभी बच्चे, आइडियल सॉल्यूशंस में ऐसा क्या हुआ होगा। अगर मैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को डिफरेंशिएट करूं, बातें नहीं करेंगे तो बताओ क्या हुआ होगा। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जो टोटल प्रेशर is same as observed by the, is same as calculated by the rods। जितना रॉड्स ने कैलकुलेट करा उतना ही टोटल प्रेशर एक्चुअली में मिला। किस केस में बोलो, आइडियल के केस में। नॉन आइडियल में क्या लिखोगे जरा बताना, नॉन आइडियल में क्या लिखोगे, टोटल प्रेशर इज डिफरेंट फ्रॉम द, इज डिफरेंट फ्रॉम द, फ्रॉम विच इज, फ्रॉम विच इज कैलकुलेटेड बाय। अरे पीडीएफ में सब कुछ ठीक से मिल जाएगा आप लोगों को, सारा डिफरेंस मैंने लिख रखा है, पीडीएफ देख लीजिएगा अपनी बुकलेट की, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए यहां पर रफली लिख रहा हूं मैं। सभी बच्चे ध्यान सुन लीजिएगा। दिव्यम, आइडियल में क्या हुआ है, जितना टोटल प्रेशर हमें मिला एक्चुअली में कैलकुलेटेड भी उतना ही था, और नॉन आइडियल में क्या मिला है, जितना कैलकुलेटेड था उससे बोलो क्या मिला, डिफरेंट। अब डिफरेंट का मतलब क्या है, ज्यादा भी मिल सकता है और ज्यादा मिला तो कौन सा डेविएशन, और कम मिला तो कौन सा डेविएशन। इसीलिए आइडियल के दो केस बने, एक पॉजिटिव और एक, समझ आया कि नहीं आया। चलो सेकंड बताना, इसका पी टोटल किसके बराबर आया एग्जैक्टली, इसका पी टोटल किसके बराबर आया। हम बोलेंगे सर इसका पी टोटल बस इसके बराबर नहीं आया, इसके बराबर या तो इससे, या तो इससे ज्यादा आया, या इससे, या तो पॉजिटिवली डेविएट हुआ या, और बराबर आया तो वो सॉल्यूशन कौन सा बोलो, आइडियल। अच्छा भाई सभी बच्चे मुझे बताना, इस केस का नया ए बी इंटरेक्शन कैसा रहा होगा, भाई बताओ जरा। ए बी इंटरेक्शन इज, जो नया ए और बी इंटरेक्शन बना वो बिल्कुल सेम रहा होगा, इज सेम एज दैट ऑफ ए एंड। अरे यार आप लोग एक छोटी सी बात लॉजिकली अगर समझ गए ना, मैं कह रहा हूं ये थर्ड पॉइंट होता है ना, ये सबसे लॉजिकल पॉइंट होता है कि जो नया ए बी का इंटरेक्शन बना वो उतना ही है जितना ए का है और जितना बी बी का है। तो जितना ये पहले एस्केप हो रहे थे उतना ही वो अभी एस्केप हो रहे, इसीलिए कैलकुलेशन से जो 500 आ रहा था बिल्कुल उतना ही आंसर मेरे को मैच मिल रहा है। लेकिन अगर नई इंटरेक्शन या तो कमजोर पड़ जाए ए और बी की इंटरेक्शन, या वो क्या हो जाए ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो वो या तो ज्यादा एस्केप करने लगते हैं या वो कम एस्केप करने लगते हैं जितना वो पहले कर रहे थे। इसलिए मेरा आंसर जो है वो मैच नहीं करता रॉड्स की वैल्यू से। समझ आया या नहीं आया। तो आप बोलेंगे इस केस में ए बी इंटरेक्शन सेम होता है जितना ए और बी का होता है, और इस केस में क्या बोलोगे, ए बी इंटरेक्शन इज डिफरेंट, क्या बोलोगे, डिफरेंट फ्रॉम ए एंड। अरे यार नहीं आया समझ में। और डिफरेंट का क्या मतलब है, सर ए बी की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और वीक भी हो सकती है, बट इस केस में सर सेम रहेगी। इसीलिए जितना प्रेशर पहले ऑब्जर्व कर रहे थे उतना ही बाद में मिला हमें एक्चुअल में, बट इन केसेस के अंदर जितना हम ऑब्जर्व कर रहे थे 500, हम सोच रहे थे कि 500 मिल जाए, बट हमें मिला कितना, 600, या क्या मिला, 400। और वो आप जानते हैं कि 600 कम मिला और 400 कम मिला। समझ में आया या नहीं आया। दूसरी बात मुझे सब बच्चे बताना,
इस केस का डेल्टा वी मिक्स कैसा मिलेगा? एग्जैक्टली जीरो। क्यों भाई नमन? इस केस का डेल्टा वी मिक्स क्या मिलेगा? एग्जैक्टली जीरो। क्यों बताओ, सोच के बता सकते हो आप लोग? क्योंकि अगर मान लीजिए 10 लीटर था, ये भी 10 लीटर था, मैंने इनको मिलाया और ना तो इंटरेक्शन स्ट्रांग हुई और ना इंटरेक्शन, तो जितना ये स्पेस पहले ऑक्यूपाई कर रहे थे उतना स्पेस, तो अगर दोनों का मिला के पहले 20 था तो बाद में भी मिला के बोलो कितना होगा? 20। तो 20 माइनस 20, वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा? शून्य। अरे नहीं आया समझ में। लेकिन इस केस में आप जानते हो आइडियल नॉन आइडियल के केस में या तो इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएगी, या तो वॉल्यूम कम हो जाएगा बाद का, या फिर इंटरेक्शन वीक होगी, या तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो या तो पॉजिटिवली डेविएट कर जाएगा या नेगेटिवली। तो वॉल्यूम में चेंज आना गारंटेड है यहाँ पर। तो या तो पॉजिटिव चेंज आता है या फिर बोलो क्या? नेगेटिव। तो आप बोलते हो कि डेल्टा वी मिक्स यहाँ पर क्या आता है? नॉट इक्वल टू जीरो। कैसा आता है बोलो? या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने बोला है टॉपिक में बने रहोगे ना तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज लगेगा बहुत अजीब सा बोरिंग सा टॉपिक है, थ्योरी टॉपिक है भैया। लेकिन आप लोग थोड़ा सा अगर बने रहेंगे टॉपिक के अंदर तो थोड़ी देर बाद आसान लगने लगेगा। अच्छा बताओ, डेल्टा एच की बात करते हैं, डेल्टा एच की बात करते हैं। जरा मुझे बताओ सर, ना तो बॉन्ड स्ट्रांग हुआ ना बॉन्ड वीक हुआ। ना तो बॉन्ड स्ट्रांग हुआ तो हीट निकली नहीं। जब बॉन्ड वीक होता है तो हीट आती है, ना तो हीट आई होगी ना हीट गई होगी, मतलब हीट में कोई चेंज। बट इस केस में या तो हीट निकलती है या हीट आती है। तो हम क्या बोलेंगे सर, इस केस में डेल्टा एच मिक्स कुछ ना कुछ तो रहता है, यहां पर नॉट इक्वल टू जीरो रहता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए मैंने ना तुम्हें पहले आइडियल नॉन आइडियल नहीं कराया, मैंने तुम्हें पहले क्या कराया? पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि ये समझने के बाद ना बच्चा आइडियल नॉन आइडियल को तो एकदम ग्रैब कर लेता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पूरा मुद्दा जो मैंने बताया मैं उसकी एक ब्रीफिंग दूंगा आप लोगों को, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर ध्यान से सुन लीजिएगा सभी बच्चे, जितना भी अभी तक पढ़ाया अगले 5 मिनट के अंदर मैं उसका रिकैप दूंगा। ढंग से सुन लेना, अगर ढंग से सुन लिया तो जो भी पढ़ा है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या पढ़ा है सुनिए ध्यान से, शोर मत करना, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना इस चीज के बीच में, ठीक है? लविश यहां पर ध्यान दो। हमने क्या टॉपिक पढ़ना शुरू करा था? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, कि दो लिक्विड्स अगर मैं एक साथ ले लूं और दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स है तो दोनों मिलके कितना वेपर प्रेशर लगाएंगे। रोल्स कहते हैं टोटल वेपर प्रेशर लगेगा कितना? जितना पहले वाला लगाएगा जमा में जितना दूसरे वाला लगाएगा। फिर उन्होंने पाया कि पहले वाला और दूसरे वाला लगाएगा कितना, तो वो दो बातों पर निर्भर करता है कि कितना तो उनका मोल फ्रैक्शन है और कितना वो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, P1 नोट और P2 नोट। अच्छा क्या सबको एक डिफरेंस क्लियर है P1 नोट P2 नोट में और P1 P2 में? बताओ P1 नोट P2 नोट क्या है? These are the vapor pressure of the liquid 1 and the liquid 2 in their pure form। और ये क्या है बताओ जरा P1 P2? These are the vapor pressure of the liquid 1 and liquid 2 in the solution phase। तो वो कहते हैं कि सॉल्यूशन फेज में, सॉल्यूशन फॉर्म में ये कितना प्रेशर लगाएंगे, ये इस बात पे निर्भर करता है कि एक तो इनका मोल फ्रैक्शन कितना है, क्योंकि लॉजिकली आपको भी सोचना चाहिए कि जो 7 मोल है संभावना उसी की ज्यादा है कि वही फ्रैक्शन वही प्रेशर ज्यादा लगाएगा, क्योंकि इसका फ्रैक्शन 7/10 है, उसका फ्रैक्शन बोलो कितना है? सभी बोर्ड पे रहिए बिल्कुल अगले 5 मिनट के लिए। 7/10 है, इसका बोलो कितना है? 3/10। तो संभावना तो ये है कि इसकी व्यापार ज्यादा बनेंगे, इसकी व्यापार कम। लेकिन उन्होंने एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया कि प्रेशर इस बात पे भी निर्भर करेगा कि वो प्योर फॉर्म में कितना प्रेशर लगाता है। क्या पता अमाउंट तो ज्यादा हो, उसका अमाउंट तो 7 मोल है बट उतना वेपराइज नहीं होता, उतना वोल्टाइल नहीं है, मतलब X2 तो ज्यादा है बट P2 नोट ज्यादा नहीं है, तो फिर P2 ज्यादा नहीं बनेगा। लेकिन हाँ X2 भी ज्यादा है, P2 नोट भी ज्यादा है, तो फिर तो P2 ज्यादा बनना ही बनना है भैया। तो उसने दो बातें बोल दी, एक मोल फ्रैक्शन और एक बोलो क्या, वो प्योर फॉर्म में कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है। सब बच्चे बताओ टोटल वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला बना? P1 नॉट X1 प्लस में P2 नॉट X2। कि भैया कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन टोटल कितना प्रेशर लगाएगा वो 4 बातों पर निर्भर कर रहा है। एक तो वो दोनों प्योर फॉर्म में कितने प्रेशर एक्सर्ट कर पाते हैं और अभी उनका मोल फ्रैक्शन कितना है। ये वाली बात डन होगी। पहली चीज तो बच्चों ये थी। दूसरी चीज, उन्होंने अलग अलग सॉल्यूशंस पे काम करा और उनको पता लगा कि उनकी जो कैलकुलेशंस थी, ध्यान देना बच्चों, उनकी कैलकुलेशन क्या थी कि वो कुछ अमाउंट लेते थे, उसके अकॉर्डिंग उनको X1 X2 पता लग जाता था। वो उनको अलग अलग फॉर्म में प्योर फॉर्म में लेते थे तो उनको P1 P2 नोट पता ही था। उनकी कैलकुलेशन 500 आ रही है मान लीजिए, तो उन्होंने पाया कि कुछ केसेस में सच में 500 ही दिखा उनको, लेकिन कुछ केसेस में प्रेशर कितना दिखा उनको? 500 से ज्यादा, और कुछ केसेस में क्या दिखा? 500 से कम। तो उनका फॉर्मूले से जो आंसर आ रहा था कभी तो एग्जैक्टली मैच कर रहा था प्रैक्टिकल वैल्यू से, और कभी प्रैक्टिकल वैल्यू उससे ज्यादा आंसर दिखा रही थी, कभी प्रैक्टिकल वैल्यू से कम। तो पहले तो उन्होंने सॉल्यूशन को बायफरगेट कर दिया कि जिनका आंसर बिल्कुल मेरे ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है वो सॉल्यूशन कैसे हैं बोलो नमन? आइडियल। और जिनका नहीं कर रहा वो फिर नॉन आइडियल में 2 कैटेगरी बनाई, जिनका आंसर ज्यादा आ रहा है मेरी वैल्यू से वो पॉजिटिव डेविएशन, जिनका कम आ रहा है वो नेगेटिव डेविएशन। अब उसके पीछे ढूंढने जाते कि क्या ऐसा कारण रहा कि भैया वो जो पॉजिटिव डेविएशन है नेगेटिव डेविएशन आ रहा है, जितना मैं सोच रहा हूं, जितनी मेरी कैलकुलेशन कह रही है उससे ज्यादा प्रेशर है, उससे कम प्रेशर क्यों आ रहा है? उसके पीछे वो गए तो उन्होंने क्या क्या पता लगाया, क्या लॉजिक उनको समझ में आया पीछे? आयुष, उनको ये समझ में आया कि कोई भी लिक्विड कितना वेपराइज होगा, कोई भी लिक्विड कितना वेपराइज होगा ये किस बात पर निर्भर करता है?
पेजेस बदल दिए उसने शायद। कोई भी लिक्विड कितना वेपराइज होगा ये किस बात पे निर्भर करता है कि अंदर जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं उनके बीच का इंटरेक्शन कितना मजबूत है। अगर इंटरेक्शन बहुत मजबूत है तो फिर वो वेपराइज, और अगर इंटरेक्शन मजबूत, अरे पानी को वेपराइज कैसे करते हो आप? गर्म करते हो ना, पानी को गर्म करके बॉन्ड टूट जाते हैं, इंटरेक्शन खत्म हो जाती है। जब इंटरेक्शन खत्म हो जाती है पार्टिकल्स के बीच की, दे गेट स्टार्ट वेपराइजिंग। आप पानी को 30 डिग्री सेल्सियस वेपराइज नहीं कर सकते, 40 पे नहीं कर सकते, 50 पे नहीं कर सकते, 100 डिग्री सेल्सियस करना पड़ता है, तब इनकी इंटरेक्शन खत्म होती है एंड दे स्टार्ट वेपराइजिंग। तो एक बात तो सबको पता है कि कब कोई चीज वेपराइज ज्यादा होगी, जब इंटरेक्शन क्या होगी, कमजोर, और कब वेपराइजेशन कम होगी, जब इंटरेक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। तो उन्होंने मान लीजिए कि पहले देख लिया था कि ए की क्या इंटरेक्शन है, बीबी की क्या इंटरेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग इतना इतना प्रेशर बन रहा था, उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशन कर रहा है 500 बार की। लेकिन कुछ केसेस में जो आंसर मिला वो 500 नहीं मिला, कितना मिला बोलो, 400 मिला। तो वो समझ गए कि क्यों मिला ऐसा। क्यों? क्योंकि सर जब मैंने इस ए और बी को मिलाया तो ए और बी ने जो इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ बनाई वो इतनी स्ट्रॉन्ग बना ली जो पहले ए और बी के पार्टिकल्स के बीच में नहीं थी। इस कारण से सर अब वो ए और बी के पार्टिकल उतना एस्केप नहीं कर रहे जितना मैं सोच रहा था। समझ आया कि नहीं आया? तो प्रेशर 500 की बजाय कितना बना बोलो, मात्र 400 बना। ये हो गया नेगेटिव डेविएशन। अरे नहीं आया समझ में प्लीज। और एक केस उन्होंने और पाया कि जब मैं ए और बी को मिलाता हूं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ए और बी की इंटरेक्शन ना उतनी भी नहीं बन पाती जितनी पहले से ए और ए के पार्टिकल और बी के पार्टिकल के बीच में थी। तो अब वो ज्यादा एस्केप करना शुरू कर देते हैं जितना वो पहले कर रहे थे, उससे ज्यादा। तो 500 सोच रहे थे, आंसर कितना आने लग गया था बोलो, 600। ये कैसा डेविएशन हो गया? अब मुझे तुम बताओ, इसको रटने की जरूरत है या सिर्फ इतना ही समझना है कि नॉन आइडियल के दो केस होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक पॉजिटिव डेविएशन। कब बोलते हो सब बच्चे याद करो, व्हेन द टोटल प्रेशर कम्स आउट टू बी हायर देन व्हिच इज एक्सपेक्टेड बाय द रोड्स। जितना रोड्स ने एक्सपेक्ट किया था उससे हायर जब आए तो बोलो कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव। नेगेटिव डेविएशन कब बोलोगे, व्हेन द टोटल प्रेशर इज कम्स आउट टू बी लोअर देन व्हिच इज एक्सपेक्टेड बाय द रोड्स। अरे समझ आया कि नहीं आया? इस केस में पी टोटल जो है वो क्या आएगा, बड़ा दिखता है इस वैल्यू से, और इस केस में पी टोटल बोलो क्या आता है, छोटा आता है इस वैल्यू से। अब रीजन बोलो जल्दी से, व्हाई सम सॉल्यूशंस गेट नेगेटिवली डेविएट। क्यों? क्योंकि सर ए बी का जो इंटरेक्शन बनता है वो स्ट्रॉन्गर होता है किससे, ए और बीबी से। अब तुम्हें रटना पड़ रहा है या समझ में आ रहा है? कैसे लॉजिक लगाओगे एग्जाम में मुझे बताना। नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब होगा, कम प्रेशर बन रहा है। कम कब बनेगा, जब इंटरेक्शन, नई वाली इंटरेक्शन मजबूत है एज कंपेयर टू जो पहले वाली थी। इस कारण से जितना पहले वेपराइज होता है उतना वेपराइज इस केस में ज्यादा वेपराइजेशन हो रहा है। तो इसका मतलब नई इंटरेक्शन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी पहले थी ए और बीबी के बीच में। इसलिए पहले वेपराइजेशन जो था वो कम था और अब वेपराइजेशन बोलो क्या है, ज्यादा, क्योंकि ए बी का इंटरेक्शन वीकर है। कैसा है बोलो, समझ आया? अब जब ए बी का इंटरेक्शन वीकर है तो वो पास रहना पसंद नहीं करते, दूर रहते हैं। इसलिए बाद वाला वॉल्यूम पहले वाले वॉल्यूम से बोलो क्या आता है, ज्यादा। पहले 10 और 10 मिला के 20 था, अब 20 से भी ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं बिकॉज ए और बी एक दूसरे को पसंद है। इसलिए फाइनल वाला वॉल्यूम V2 जो है वो V1 से ज्यादा होगा, तो रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। वॉल्यूम में चेंज कैसा आएगा, इस केस में ए बी की इंटरेक्शन मजबूत हो जाती है, पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं। क्लोज आएंगे तो जितना वॉल्यूम पहले ऑक्यूपाई कर रहे थे अब उससे कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, तो फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा, तो आंसर कैसा आएगा? अरे नहीं आया समझ में। इस केस में ए बी की इंटरेक्शन मजबूत हो रही है तो बॉन्ड का बनना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, पता होना चाहिए आप लोगों को। 10th क्लास की चीज है, 11th क्लास की चीज है। जब बॉन्ड बनते हैं ना तो चीजें अनस्टेबल से क्या होती है, स्टेबल। मतलब हाई एनर्जी से, मतलब एनर्जी निकलती है, बॉन्ड बनते वक्त हीट निकलती है, हीट निकल रही है, नेगेटिव इंथैल्पी, इंथैल्पी घट रही है, हीट घट रही है। और इस केस में बॉन्ड वीक होता है, एक तरीके से दूर जाते हैं ए और बी, तो क्या होता है, हीट लेनी पड़ती है। डेल्टा एच कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। दिस इज द पॉजिटिव डेविएशन एंड, और जिसको ये पॉजिटिव नेगेटिव आया था वो आइडियल नॉन आइडियल को तो ऐसे उड़ा देगा, क्योंकि उसको पता है आइडियल का मतलब क्या, जिनके अंदर टोटल प्रेशर की वैल्यू उतनी ही मिली जितनी किसने एक्सपेक्ट करी थी, रोड्स ने। इसका मतलब क्या, जितनी टोटल प्रेशर की वैल्यू उतनी नहीं मिली जितनी एक्सपेक्ट करी थी, या तो उससे ज्यादा मिली या उससे, तो इसीलिए बोल दिया कि पी टोटल भैया बराबर नहीं आया इस वैल्यू की, या तो ज्यादा आया या बोलो क्या आया, कम आया। इसके अंदर एग्जैक्टली बराबर आया। अच्छा बराबर क्यों आया, क्योंकि सर जो नई इंटरेक्शन बनी ए बी की, ना तो वो पुरानी वाली इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग है ना वो पुरानी वाली इंटरेक्शन से वीक है, एग्जैक्टली उतनी ही है जितनी पहले थी इंटरेक्शन। इसलिए जितना प्रेशर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उनकी कैलकुलेशंस के हिसाब से उतना ही प्रेशर हमें मिला। समझ में आया कि नहीं आया? बट इस केस में इंटरेक्शन या तो स्ट्रॉन्ग हो जाती है ए और बी की, या बोलो इंटरेक्शन क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इस कारण से या तो प्रेशर ज्यादा लगने लग जाता है या प्रेशर कम लगने लग जाता है। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी तो नहीं हो रहा, जल्दी बच्चों करना पड़ेगा। टॉपिक ना बड़ा है, एक्चुअली बड़ा टॉपिक है, इसलिए बात ज्यादा हमें जल्दी जल्दी बोलनी पड़ रही है। इस केस में वॉल्यूम में कोई चेंज, क्योंकि ना इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हुई ना इंटरेक्शन वीक, तो जितना वॉल्यूम पहले ऑक्यूपाई करते उतने वॉल्यूम बाद में, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, हीट में कोई चेंज नहीं। बट इन केसेस में आपको पता है तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई कर जाएंगे अब, या वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई कर जाएंगे। अरे नहीं आया समझ में, इसलिए डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0।
इज दिस क्लियर टू यू और नॉट गाइस? पक्की बात है। एक आखिरी चीज बची है, वो है ग्राफ। ठीक है, वो लास्ट चीज है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर हमारा। ठीक है, सो उसको और करते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था आज 7:30 तक रहेगी हमारी क्लास। जो कर लेते हैं बच्चों, नहीं तो फिर वो टॉपिक छूट जाएगा। खत्म करते हैं इसको भी। भाई क्लास रौनक इधर भाई, देखो भाई अगले 10-12 मिनट और चलनी क्लास, और बिल्कुल इसमें ना एक्टिव रहना, क्योंकि ये जो ग्राफ वाला पार्ट है ना, ये ढंग से नहीं सुना तो सर के ऊपर से चला जाएगा। बिल्कुल इसको ढंग से सुनना पड़ेगा। अभी तक का सारा समझ में आ गया? पक्की बात है? अरे सच में आ गया कि नहीं आ गया आयुष? चलो मेरी बात सुनो। देखो भाई, जिन्होंने चैप्टर शुरू से करा हुआ है उनको तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो इन चीजों को बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने भाई ये टॉपिक नहीं करा हुआ, थोड़ा बहुत देखो उनको दिक्कत हो सकती है, छुट्टी पे थे या भाई बाद में ज्वाइन करा है। सो आइए, ये मेरे पास ध्यान दो, ढंग से समझना। मुझे एक बात बताओ, कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर कब बढ़ने वाला है? यहां पर आपको पता लगा कि सर जितना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा उसका बोलो क्या होगा, प्रेशर। बस कंडीशन है कि उसका प्योर फॉर्म में भी वेपर प्रेशर ठीक ठाक बनता हो। मानते कि नहीं मानते? अब मेरी बात को सुनना अच्छे से, ध्यान सुनना। अगर मैं किसी लिक्विड के फ्रैक्शन को यहां पर बढ़ाने लगूं, जैसे कि अभी 3 मोल है और ये 7 मोल है, अगर मैं इसके अमाउंट को बढ़ाने लगूं, लिक्विड 1 इसमें ज्यादा डालने लगूं, तो कहीं ना कहीं उसकी वेपर भी क्या होने लगेंगी, ज्यादा। मतलब कि जितना ज्यादा मैं फ्रैक्शन को बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा बोलो क्या बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। मतलब कि किसी लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के साथ उसका प्रेशर कैसे वेरी करता है, डायरेक्टली। अरे किसी लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के साथ उसका प्रेशर कैसे वेरी करता है? अगर आप उसका मोल फ्रैक्शन 0 लेके चल रहे हैं, मतलब अमाउंट ले ही नहीं दे, तो प्रेशर भी कितना आएगा, 0। लेकिन जितना उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे उसकी वजह से लगने वाला प्रेशर भी उतना ही बोलो क्या होगा, बढ़ेगा। उतना ही बोलो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आप लिक्विड 1 को सिर्फ 1 लीटर लेंगे तो कम प्रेशर लगाएगा, 2 लीटर लेंगे तो ज्यादा, 3 लीटर लेने पे, 4 लीटर लेने पे और ज्यादा, 5 लीटर पे और ज्यादा, ऐसे बढ़ेगा सर, तो डायरेक्टली बढ़ेगा। अब यहां पर हमने ग्राफ कैसे बनाया, दिव्यांशु ध्यान दे ले। यहां पर कैसे बनाया हमने ग्राफ? हमने ना सॉल्यूशन की अलग अलग कंडीशंस ली। क्या अलग अलग कंडीशंस? भाई ढंग से सुन लेना, मैं पहले कह रहा हूं, नहीं तो दिक्कत में आओगे। ये मेरे पास सॉल्यूशन है जिसमें 2 लिक्विड थे, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2, और यहां पर दोनों मिलके बोलो क्या लगा रहे थे, टोटल, विच इज इक्वल टू P1 प्लस में। पक्की बात है, यही पढ़ा है। अब मैंने अलग अलग कंडीशंस क्या ली बच्चों? पहली कंडीशन ये ली कि अगर मैं सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड 1 का फ्रैक्शन, चलो ऐसे कर देते हैं, लिक्विड 1 का फ्रैक्शन 0 लूं। ध्यान देना बच्चों, अगर मैं सॉल्यूशन में लिक्विड 1 का फ्रैक्शन 0 ले रहा हूं, तो मुझे बताइए उसमें लिक्विड 2 का फ्रैक्शन कितना है? क्या तुम जानते हो कि अगर एक 3/10 है, दूसरा 7/10 है, दोनों के मोल फ्रैक्शंस का सम मिला के कितना होता है? अगर एक का फ्रैक्शन बिल्कुल 0 है तो दूसरे का बोलो कितना होगा, 1। अरे यार आप मानो ना कि एक है ही नहीं, तो दूसरे वाले का सारा फ्रैक्शन उसी का है। तो एक कंडीशन मैंने ली कि जब x1 कितना होगा 0 और x2 कितना होगा 1। सुनते चलना, नहीं तो ग्राफ पल्ले नहीं पड़ेगा कैसे बनाया गया। फिर जितना मैं इस तरफ जा रहा हूं, x1 की फ्रैक्शन मैंने बढ़ाए हैं और x2 के घटाए हैं। जैसे उस तरफ बढ़ा तो मैंने ये वाला वो वाला पॉइंट लिया जहां पर x1 का फ्रैक्शन एग्जैक्टली कितना हो गया 1 और x2 का फ्रैक्शन कितना हो गया। अब आप कहेंगे सर बीच वाली कौन सी कंडीशन है? अरे भैया बीच में एक ऐसी कंडीशन भी है जब मैंने x1 का फ्रैक्शन कितना लिया हुआ था 0.5, x2 का भी कितना लिया हुआ था, कहने का मतलब आधा फ्रैक्शन इसका आधा फ्रैक्शन इसका, बराबर बराबर लिए हुए थे। बीच में यहां पर एक ऐसा पॉइंट भी है जहां पर x1 का फ्रैक्शन 0.3 होगा। समझो मेरी बात को, x1 का फ्रैक्शन कितना होगा 0.3 और x2 का फ्रैक्शन कितना होगा पॉइंट, मतलब कि ये 3/10 तो उसका बोलो कितना। यहां पर एक ऐसा पॉइंट भी है जब सॉल्यूशन में मैंने क्या लेके देखा होगा कि फर्स्ट वाले के तो 0.7 है और दूसरे वाले के पॉइंट, मतलब पता है क्या हो रहा है, उस तरफ बढ़ते हुए 1 वाले के फ्रैक्शंस को मैंने बढ़ा बढ़ा के देखा और 2 वाले को बोलो घटा घटा के देखा। मतलब सॉल्यूशन को अलग अलग पॉइंट पे देखा कि भैया इतने इतनी पोजीशन देने पर कि भैया मैंने पहले वाले को बिल्कुल 0 लिया, दूसरे वाले को 1 लिया, पहले वाले को इतना लिया, दूसरे वाले को इतना लिया, तो देखते हैं कि उसमें P1 कितना लग रहा था, P2 कितना लग रहा था और P टोटल कितना लग रहा था। सभी बच्चे आइए ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं ग्राफ को। सबसे पहले P1 के लिए मुझे सभी बच्चे बताना, अगर x1 0 है, लिक्विड 1 का मोल फ्रैक्शन 0 है, तो लिक्विड 1 की वजह से लगने वाला प्रेशर कितना है? ये क्या होता है बताओ जरा, प्रेशर बाय द लिक्विड 1, ये क्या होता है? और ये दोनों का मिला के बोलो क्या होता है, टोटल प्रेशर। मुझे बताओ जब x1 ही 0 है,
x1 ही 0 है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा भाई ये ग्राफ, मैं आपको पहले बोल रहा हूं, लेकिन अगर सुन लिया ना तो गारंटेड समझ में आने वाला है। अगर x1 0 है तो सब बच्चे बताओ p1 कितना होगा। लेकिन जैसे जैसे x1 बढ़ेगा 0.3 0.5 तो क्या बढ़ेगा बोलो, p1 भी। तो x1 के साथ p1 भी बढ़ा, ध्यान देना x1 के साथ। और जब x1 एग्जैक्टली 1 हो गया तो बोलो p1 कितना हो गया, p1 नॉट। p1 कितना हो गया, मेरी बात को समझ नहीं है, किसका ग्राफ मैंने बनाया बोलो, p1 का। किसका बनाया बोलो, कि जैसे जैसे x1 का अमाउंट बढ़ रहा है p1 की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब x1 बिल्कुल क्या हो गया, 1 हो गया, जब x1 बिल्कुल क्या हो गया 1, उसमें p1 की वैल्यू क्या हो गई, p1। सही बात है। एक बार x2 को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे सभी बच्चे बताना, ध्यान से सुनते रहो, 100% समझ में आ जाएगा। मुझे बताना जरा, यहां पर x2 0 है और इस तरफ आते हुए x2 का अमाउंट कितना हो गया, बिल्कुल 1 हो गया। तो मुझे बताइए कि x2 0 है तो उसका प्रेशर कितना होगा यहां पर, 0। और जितना मैं इधर आ रहा हूं x2 बढ़ रहा है, जितना मैं इधर आ रहा हूं x2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उल्टा भी बना सकते हो, जब x2 पूरा 1 है तो मुझे बताना p2 कितना होएगा, p2 नॉट। p2 क्या होएगा, मतलब जब x2 1 का मतलब क्या होता है कि वो अपनी प्योर फॉर्म में, देखो x1 तो 0 है बिल्कुल यहां पर, मतलब अगर आप बोले कि एक सॉल्यूशन में x1 0 है और x2 पूरा 1 है, इसका मतलब वो प्योर सॉल्यूशन 2 है, प्योर सॉल्यूशन। तो उस समय जो उसका प्रेशर होता है बोलो क्या होता है, p2 नोट। क्या होता है, अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि p2 नोट को ऊपर रखूं, क्योंकि ये वाला जो एक्सिस है ना बच्चों, ये वाला एक्सिस वेपर प्रेशर है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। तो p2 नोट को कहां रखूं, यहां पर या यहां पर। तो ये आपको एक एज्यूम करना पड़ेगा कि लिक्विड 1 ज्यादा वोलेटाइल है या लिक्विड 2 ज्यादा वोलेटाइल है। सपोज करते हैं कि हमने मान के चले हैं कि लिक्विड 1 ज्यादा वोलेटाइल है, लेट कर लेते हैं कि लिक्विड 1 इज मोर वोलेटाइल